इस समय युद्धोन्माद फैलाया जा रहा है पूरे देश में, खास करके भारत में। फैला तो पूरी दुनिया के पैमाने पे जा रहा है, लेकिन भारत में इस समय भारत टारगेट पर आ गया है। और वो युद्धोन्माद फैला कौन रहा है? तो साहब मैक्सिमम गोदी मीडिया फैला रही है। सरकार के यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे नहीं मतलब है। हमारे यहाँ मीडिया सीधे लड़ाई लड़ रही है, राफेल कदम उड़ा दे रही है। कभी आज अभी पता चला कि दिल्ली में पूरी भगदड़ मची है, एनसीआर में सब लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं कि अब तो लड़ाई किसी भी समय छिड़ सकती है, और सब राशन वाशन इकट्ठा कर। लेकिन युद्ध क्यों होता है, कैसे होता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। कोई भी समस्या हो, समाधान तो उसका संवाद ही है। शांतिपूर्ण तरीके से संवाद करना होगा, संवेदनशील तरीके से संवाद करना होगा, समझना होगा कि कुछ लोग हैं जो युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं, तो वो अपने बल पे नहीं, युद्ध हो, देश युद्ध करे, उनकी उसमें क्या भूमिका होगी? तो उनकी भूमिका उसमें केवल आग लगाने की होती है। आग लगा कर तो सांस में अपना तापेंगे। उसमें कारपोरेट है, व्यवसायी हैं, ये लोग खाली अपना माल बेचना और ये सारा काम करते हैं। और उस विभीषिका को तो झेलती है, सही मायने में जनता झेलती है। जनता के, किसान मजदूरों के बच्चे जो वहाँ सीमा पर लड़ते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, वो झेलते हैं। तो इसी विभीषिका पर हम आज बात करने के लिए आपके सामने अपना उपस्थित हुए हैं कि युद्ध का विकल्प क्या है। युद्ध विकल्प नहीं है अपना किसी समस्या का, उसका विकल्प क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए आइए हम अपने पैनलिस्ट से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ वरिष्ठ समाजशास्त्री, वरिष्ठ लेखक प्रोफेसर राम पुनियानी है। आपका स्वागत है पुनियानी जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मंच के आईटी खजूरिया साहब, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ पश्चिम एशियाई केंद्र के पूर्व निदेशक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ए पासा जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील। तो और हमारे साथ प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं और आर्थिक विशेषज्ञ हैं। तो हम शुरू में चलते हैं डॉक्टर सुनील के पास। डॉक्टर सुनील जी, आपकी इस पर एक संक्षिप्त। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। असल में पूरे देश में पूरा गोदी मीडिया और तमाम जो संगठन हैं वो इस बात के लिए लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि तत्काल ही सरकार को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए। तो मुझे ये कहना है कि अस्तित्व खत्म करने की बात तो इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने की बात भी होती रही और फिलिस्तीन के अस्तित्व को खत्म करते करते 4 लाख लोगों की जो है शहादत हो गई। लेकिन मतलब पूरी दुनिया को ये मालूम है कि फिलिस्तीन का अस्तित्व पूरी ताकत लगाकर भी इजराइल, अमेरिका और पूरा यूरोप अगर चाहे तो भी खत्म नहीं कर सकता है। तो अस्तित्व खत्म होने जैसी कोई बात कभी हुई नहीं है, होती नहीं है, होने वाली नहीं है। लेकिन जो उन्मादी लोग हैं वो इसका प्रयास कर रहे हैं। बहुजन संवाद का बिल्कुल स्पष्ट विचार है कि युद्धोन्माद फैलाने से पूरे समाज को, देश को और दुनिया को नुकसान होने वाला है। देश के तौर पर भारत, देश के तौर पर यूक्रेन का युद्ध बंद हो, फिलिस्तीन के ऊपर जो हमले चल रहे हैं वो बंद हो, ये भारत सरकार का भी एक स्टैंड रहा है। भले ही मोदी जो हैं वो इजराइल के साथ में खड़े हुए दिखलाई पड़ते हों, लेकिन एज ए नेशन जो है हम लोग युद्ध के खिलाफ में खड़े हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम खुद पाकिस्तान के साथ में युद्ध करने के लिए जाएं तो उसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। हमें मालूम है कि दोनों जगह का जो डिफेंस का बजट है वो डिफेंस का बजट 2 लाख करोड़ रुपया अगर पाकिस्तान का है, भारत का 7 लाख करोड़ है, कुल मिला के 9 लाख करोड़ है। और मैं उसमें देख रहा था कि 9 लाख करोड़ में इस समय जो पानी का संकट है पूरे देश में, तो 900 लाख बोरवेल्स है ना। अकेले मैं पानी की बात आपसे कर रहा हूं कि हम, क्योंकि आजादी के 76 साल के बाद भी पानी लोगों को देने की स्थिति में नहीं रहे हैं, वो संभव है। हम लोगों को स्कूल तक पहुंचाने के अंदर आज तक हमारे पास में व्यवस्था नहीं बन पाई है। 36,000 जो है वो स्कूल्स, जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं
वो खोले जा सकते हैं। इस तरीके के तमाम सारे आंकड़े हैं जो कि सोशल मीडिया में भी आप पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। युद्ध रखने के लिए जो बजट रखा जाता है वो तब बढ़ता लगातार जाता है कि जब इस तरीके की युद्ध की परिस्थिति बनती है। और ये युद्ध की परिस्थिति को बनाया कौन? पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ? साम्राज्यवादी ताकतों ने इस देश का विभाजन किया, उसके बाद में वही दोनों तरफ हथियार देते रहे। और आज भी अगर युद्ध होने की स्थिति आती है तो अमेरिका और यूरोप की जो कंपनियां हैं जो हथियार बनाने वाली, उनको ही लाभ होने वाला है और कुल मिलाकर के नुकसान होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के जो अब तक युद्ध हुए हैं उन युद्ध में 4 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, है ना? उसमें सिविलियंस जो है वो ज्यादा हैं, लेकिन 90,000 से ज्यादा तो दोनों तरफ के सेना के लोग हैं, मतलब जो आंकड़ा पता चलता है। तो मेरा कहना केवल इतना है कि हमको ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए और ऑप्शन अगर भारत जो है उसकी रक्षा तैयारी होती तो वो तत्काल कार्रवाई कर सकता था। जो आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर वो गूगल मैप पर भी हैं, पूरी दुनिया की नजर के अंदर हैं, उनके हेडक्वार्टर बने हुए हैं, वहां पर जलसे चलते रहते हैं। अगर ऐसी कार्रवाई हुई थी और भारत सरकार कुछ करना चाह रहा था तो तत्काल वो कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन वो कार्रवाई नहीं की गई। एक माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। अब पूरे जो है राज्यों के अंदर लाइट्स ऑफ होंगी और ड्रिल होगी और क्या क्या सब कुछ होगा। मुझे लगता है कि इसका नुकसान ये होता है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की बात आती है तो यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है। और आप इतनी बड़ी जो पूरी आबादी है उसको टारगेट बना करके आप देश की तरक्की नहीं कर सकते। यहाँ पर शांति जरूरी है, विकास के लिए शांति जरूरी है और इसीलिए किसी भी तरीके से ये जो एक तनाव बना है उसको खत्म करना जरूरी है। दुनिया का कोई भी देश, मेरे को लगता है रूस के अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं है जो खुल करके भारत सरकार के साथ में खड़ा हुआ हो। तो हमारे पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वातावरण भी नहीं है, तो हमें इस तरीके का कोई एडवेंचरिज्म नहीं करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच तो ये है कि एकमात्र स्वाभाविक मित्र हमारा पूरी दुनिया के पैमाने पर रूस दिखाई पड़ता है और ये सरकार के जो मित्रों की श्रेणी है उसमें रूस शायद है ही नहीं, अगर होगा भी तो बहुत ही पिछली कतार में है। तो ये तो सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हैं और इस हालत में युद्ध के हालात कैसे होते हैं, युद्ध क्यों किया जाता है और युद्ध कौन लड़ना चाहता है। अमूमन हम देखते हैं कि युद्ध के लिए वही लोग ज्यादा प्रयत्नशील रहते हैं जिनका युद्ध से दूर दूर तक का संबंध नहीं रहता है। अरे जिसको सीमा पर जाकर लड़ने का शौक हो, सीमा पर जाकर लड़ना चाहता हो, वो अगर युद्ध की बात करें तो बात समझ में आती है। लेकिन युद्ध की बात अमेरिका करता है जिसको प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना ही नहीं है युद्ध में, ऐसे देश में होगा। तो इसका पूरा ऐतिहासिक ये संदर्भ क्या है, प्रक्रिया क्या है, हम चाहेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी। आनंद जी, आपने और नीलम जी ने काफी अच्छे से इसका पृष्ठभूमि बताई है। वैसे मुझे लगता है कि अभी कश्मीर में पहलगाम के कारण जिस प्रकार का एक उन्माद देश में पैदा हुआ है वो आतंकवाद तो है, उसमें कोई शक नहीं है। और कई बड़े दावे किए गए थे कि हम नोटबंदी कर देंगे तो कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो ये सवाल ये है, पहला सवाल तो हमें ये पूछना चाहिए, क्या पाकिस्तान से युद्ध करके इस प्रकार के आतंकवाद को, जिसकी कुछ जड़ें पाकिस्तान में हैं, कुछ जड़ें यहाँ हैं, क्या इसको हम खत्म कर सकते हैं? ये पहली बात है। दूसरा, इस प्रकार के जो आतंकी हमले हुए हैं, पहले पुलवामा में हुआ था, दूसरा भी पहलगाम में हुआ है। दोनों जगह हमको सवाल पूछने की जरूरत है कि हमारी इतनी बड़ी सेना कश्मीर में लगाई हुई है, इतनी बड़ी सेना के लगाए जाने के बावजूद पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया, पहलगाम में आतंकवादी कैसे घुसे, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यानी बीमारी कहीं और है और हम इलाज कहीं और ढूंढ रहे हैं। सुनीलम जी ने बताया कि गूगल मैप पर भी ये उपलब्ध हैं कि आतंकवादियों के हेड ऑफिस कहाँ हैं, सेंटर्स कहाँ हैं, उस पर एक प्रकार से अलग प्रकार से कार्रवाई की सोची जा सकती है। पर इस हालात में जो युद्ध है ऑलरेडी पहलगाम के कारण कश्मीरी लोगों को बहुत समस्या हो रही है और जिस प्रकार से मीडिया और एक सोशल मीडिया का एक तबका नफरत फैला रहा है, वो बहुत एक घृणा की बात है। कश्मीरी विद्यार्थियों को हॉस्टल से निकाला जा रहा है, कश्मीरी लोगों के ऊपर उंगली उठाई जा रही है और उसी बहाने जो यहाँ इस्लामोफोबिया है उसको भी और तेज किया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि इन सबको
शांत करके मीडिया की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि एक शांति का पैगाम दे कि हमारे समाज के अंदर इस कारण से कोई ऐसी चीज न होना हो जिसके कारण आपसी वैमनस्य बढ़े, कश्मीरियों के प्रति घृणा बढ़े, मुसलमानों के प्रति घृणा बढ़े, ऐसी कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध अपने आप में एक समस्या है, युद्ध अपने आप में एक समस्या है और ये समस्या पूरी मानवता के लिए है। आप बॉर्डर के इस पार हों, बॉर्डर के उस पार हों, जो बेकसूर सिविलियंस हैं, किसानों के बेटे जवान हैं, वो मारे जाएंगे और उससे हल निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों देश अपनी अपनी बात पर टिके रहेंगे। और ये जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को आइसोलेट करना और इस मुद्दे पे पाकिस्तान को आइसोलेट करके एक शांतिपूर्ण हल निकालना, यही आज की हालात का बहुत बड़ा सलूशन है। और इसको सरकार न देखकर ऐसे जो बयान दे रही है, ये तैयारी कीजिए, वो तैयारी कीजिए, और आपने जैसे बताया दिल्ली में लोग राशन जमा कर रहे हैं, ड्रिल की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से देश को डरा के पीछे हटाने वाली बात है। और युद्ध के बदले अगर हम डायलॉग करें, डायलॉग हमेशा दो विपक्षी पार्टियों में होता है, उसके बीच में हम एक दूसरे की समस्याओं को समझें और जो भी गलती कर रहा है उसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसको हम एक्सपोज करें और अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए जनता के बीच में एक माहौल बनाना जरूरी है। आज मुझे आनंद जी सबसे बड़ी बात ये लगती है कि इसका फायदा लेकर जो हमारे अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत है और अभी कश्मीरियों के खिलाफ नफरत पहली बार पैदा की जा रही है, या पहले थोड़ी बहुत होगी, अभी काफी खुलकर सामने आ रही है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ये हम खुद ही इसको हल कर सकते हैं। जहां तक पाकिस्तान में बेस्ड आतंकवादी ग्रुप्स हैं, उनको जरूर आइसोलेट करना चाहिए, पर युद्ध के बगैर भी ये काम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जी, जो आतंकी अड्डे हैं उनको खत्म करना चाहिए, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि हमारे देश के ही जो आतंकी अड्डे हैं, जिसकी हमारी सरकार की रिपोर्ट है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? सारा माहौल बनाया जा रहा है, आतंकी कहाँ से आए? अरे अब तो बताओ आतंकी कहाँ से आए? आपके पास आपके पास रुपया तंत्र है, आपके पास सेना है, सीमा आप रुके हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपकी सारी एजेंसियां खुद बता रही हैं कि एक मुंद्रा पोर्ट ही अगर खाली ले दिया जाए, वहां से जितने ड्रग्स और जितने अवैध तरीके से वहां सप्लाई होता है, हथियार और तरह तरह की चीजें, और उनका सीधा कनेक्शन है आतंकवादियों से। ये लश्कर तोयबा से उनका सीधा संबंध है। उनके ऊपर तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, न तो उनको वो लोग कहीं चर्चा में आ रहे हैं, और आप खाली फद्दी मुठभेड़ बना रहे हो, ये करेंगे, वो करेंगे, ये हमला करेंगे, तो कोई लाएंगे। दुनिया भर से आप जितना कूड़ा है वो ला करके भारत में आप बांटना चाहते हैं। आपका क्यों? देखिए है कि आपका कारपोरेट जो मित्र है वो किस तरीके से प्रसन्न हो, उसका हम कैसे लाभ पहुंचाएं। हम चलते हैं प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा जी के पास। पाशा जी, ये जो पूरी दुनिया की स्थिति है, और युद्ध तो दो देश लड़ते हैं, लेकिन सही माने में उसका असर तो पूरी दुनिया में पड़ता है और पूरी दुनिया उससे इन्वॉल्व हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत की जो स्थितियां हैं, अब जैसे भारत में तो जो भी अब तक युद्ध हुए हैं, और खास करके 71 का युद्ध था, तो उसको लड़ने के लिए जो स्थितियां परिस्थितियां पैदा की गई थी, अपनी सेना की तैयारी होती है, अपने साजो सामान की तैयारी होती है, और जब हम युद्ध लड़ने जाएंगे तो खाली हम नहीं लड़ेंगे, बाहर से भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनका हम कैसे काट करेंगे। तो उससे क्या आपको लगता है कि दुनिया में आपके मित्रों की संख्या आज की तारीख में कितनी है जो वो जरूरत पड़ने पर आपके साथ खड़ी हो जाएगी, या आपके अंदर की स्थितियां क्या हैं? पूरा देश क्या इसके लिए तैयार है कि आपके यहाँ युद्ध हो? तो इन सारी चीजों पर जो सही तरीके से, जो सही बात है कि युद्ध के विकल्प के बारे में हमें सोचना चाहिए। जो समस्या है उस समस्या के समाधान के बारे में, तो क्या उन समस्याओं का समाधान फिलहाल केवल और केवल युद्ध दिखाई पड़ रहा है? अच्छा जी, डॉक्टर तिवारी धन्यवाद। आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। मेरी तरफ से 3-4 पॉइंट मैं जल्दी से बता देना चाहता हूं। पहला तो आपने इतना बड़ा सवाल उठाया कि जो लोग जिम्मेदार हैं इसमें, जो पहलगाम में हुआ, ये 3 टेयर सिक्योरिटी के बावजूद
ये घुसपैठी आतंकी कहाँ से आए और इतने बड़े पैमाने पे हमला कैसा हुआ, तो इसके जिम्मेदार कौन है? केंद्र गवर्नमेंट किसको जिम्मेदार ठहराती है? क्या ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के जिम्मेदार हैं, वहाँ के मिलिट्री कमांडर जिम्मेदार हैं, या सिविलियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ जिम्मेदार हैं, या गृह मंत्री जिम्मेदार हैं? ये किसी को पता नहीं कौन जिम्मेदारी लेना चाहता है, और जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी करके एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जंग को जाना इतना मामूली बात नहीं है, बहुत ही सीरियस डिसीजन है, गंभीर मामला है। इतना विशाल देश जो सिविल डिफेंस ड्रिल का लिस्ट दिए हैं 125 जगहों से ज्यादा है, कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, कर्नाटक, सभी देशों में इसमें एडवाइस दी गई है। तो ये डर, खौफ और पैनिक फैल रहा है, जिसका दूसरे पैनलिस्ट भी जिक्र कर रहे हैं। तो इतने बड़े विशाल देश में ये ऐसे ये करना जहां कई मसले हो सकते हैं, तो ये गंभीर मामला है। मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुला के इस पे डिबेट होना चाहिए था, डिस्कशन होना चाहिए था, और प्रधानमंत्री की तरफ से क्लियर ऑब्जेक्टिव्स और रीजंस बताना चाहिए था। ये नहीं कि जो भी सत्ता में है वो डिसाइड कर लेंगे हम जंग करेंगे, या कुछ और गंभीर डिसीजन लेंगे जिसके तहत पूरे मुल्क इसमें शामिल होगा। और आप अंतरराष्ट्रीय मामलों के बारे में पूछा, इसमें मैं 2-3 जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपने रूस का जिक्र किया, मैं बारीकी से रूस के फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने सिर्फ आतंकी हमले की निंदा की है और कड़े शब्दों में खंडन किया है। उसमें एक भी लफ्ज नहीं है कि अगर जंग छिड़ती है या भारत जंग इनिशिएट करता है तो रूस हमारे साथ होगा। यहाँ तक के वहाँ के रूसी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। और आज सुबह उनकी न्यूज एजेंसी टास ने पूरा पाकिस्तानी वर्जन पहलगाम का ब्रॉडकास्ट किया, जो कि अनप्रेसिडेंट है। ये पहले कभी नहीं हुआ था कि रूस इतना लंबा चौड़ा पाकिस्तान का स्टेटमेंट जो है अपनी न्यूज एजेंसी में इतना पब्लिसाइज करेगा। तो रूस जो है वो भारत से भी थोड़ा खफा है कि हम अमेरिका के दबाव में आके, इजराइल के दबाव में आके ये सब कर रहे हैं। और रूस मेरे ख्याल से 100% हमारे साथ नहीं है अगर जंग छिड़ती है। दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम कई सदियों से 20-30 साल से हम आतंकी हमले कराते आ रहे हैं अमेरिका और बरतानिया के दबाव में। और बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी इसी का जिक्र किया कि हम अमेरिका और बरतानिया के दबाव में आके भारत पे लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराते रहे, जिससे हमें नुकसान हुआ है, हम संभल गए हैं और इसे नहीं होना चाहिए था बोल के उन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है। और तीसरी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले हम सिक्योरिटी काउंसिल से एक स्टेटमेंट के लिए आग्रह किए थे, तो वहां ना रूस सपोर्ट किया, ना अमेरिका या ब्रिटानिया या फ्रांस, हम अलग थलग हो गए। और जो स्टेटमेंट आया वहां ना इधर था ना उधर था। तो हम सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो है मोबिलाइज नहीं कर सके, जो कि अमेरिका का सपोर्ट हम उम्मीद करते थे। तो अगर एक्चुअल जंग छिड़ती है तो आप सोच लीजिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा हाल क्या होगा वहाँ। और इसके अलावा भी हमारे जो दूसरे मित्र हैं, जैसा ईरान है, मिस्र है, सऊदी अरब है, इमारात है, उन्होंने भी पेशकदमी की है कि हम मध्यस्थता करेंगे, हम जंग नहीं चाहते भारत और पाकिस्तान के बीच में।
और सुलह सफाई करना चाहिए बोल के मित्र देश भी हमारे से आग्रह कर रहे हैं। तो इतना सब अंतरराष्ट्रीय मंच पे दोस्त हमारे सलाह दे रहे हैं कि आप एस्केलेट मत करिए। और कई नॉन अलाइंड देश जो हमारे साथी हैं, चाहे लैटिन अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, एशिया में है, वो भी अगर उनके अखबार पढ़े हैं या उनके स्टेटमेंट पढ़े हैं तो साफ जाहिर होता है कि वो जंग नहीं चाहते भारत और पाकिस्तान के बीच में, और वो चाहते हैं कि ये डिप्लोमेसी के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू इसको सुलझाया जाए। और इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। और मुझे ये भी खतरा है कि जो बांग्लादेश के एडवाइजर हैं फॉरेन अफेयर्स के, मोहम्मद यूनुस को, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि अगर भारत पाकिस्तान पे पहलगाम को लेके हमला करता है तो हम चीन के साथ मिलके जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हैं तो वहां भी कुछ कार्रवाई करेंगे। जब मोहम्मद यूनुस चीन गए थे उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, दोनों देशों को मिलके कुछ कार्रवाई करना होगा। तो चीन से लेके, बांग्लादेश से लेके, रूस से लेके, ईरान, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस और इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ये सब बहुत महत्वपूर्ण देश हैं हमारे, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो इन्होंने सब आवाज उठाई है कि जंग मत करिए और डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस और दूसरे इंटरनेशनल मीडिएशन से आप काम लीजिए। जंग, और सबसे बड़ी बात यह है कि जंग अगर एक बार शुरू होती है तो कहाँ और कब खत्म करते हैं वो किसी को पता नहीं। किसी भी रुख में हवा की तरह उड़ सकती है और पल्ला भारी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अब जब हम डेवलप करना चाहते हैं, चीन से कैचअप करना चाहते हैं, तो सोच लीजिए कि कितना नुकसान होगा भारत को और हमारे डेवलपमेंटल एफर्ट्स को आगे चल के। मैं यही खत्म करता हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं आरडी खजूरिया साहब के पास। खजूरिया साहब, जंग केवल सेनाएं नहीं लड़ती हैं, जंग तो पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इच्छा शक्ति लड़ती है। क्या हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति इस लायक है? जो हमारा प्रधानमंत्री, हमारी सरकार, इतनी बड़ी घटना होती है उस पर आज तक स्टेटमेंट देने तक नहीं आता है। हमारे यहाँ पूरा पूर्वोत्तर भारत जल रहा है, 2 साल हो गया, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं देता है। और यहाँ पर भी बाहर से, विदेश से तो आते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसी स्थिति, घटना हो गई है, और यहाँ से आकर के उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। दिल्ली नहीं रुकते हैं, कश्मीर नहीं जाते हैं, जाते हैं तो बिहार चले जाते हैं और वहां अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं। ऐसी हालत में क्या ऐसी इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व ये नहीं युद्ध के लिए आगे बढ़े, तो आप इसको कैसे देखते हैं? धन्यवाद तिवारी साहब व सभी दोस्तों जो सुन रहे हैं, या जहां तक मेरी आवाज जा रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है आज, और हम तो यही कहेंगे जम्मू कश्मीर का शहरी होने के नाते कि हम तो 47 से ही जंग देख रहे हैं। उसकी जंग की जो लपटें हैं कभी कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई, लेकिन लगातार हम जंग की लपटें में जो है जल रहे हैं। और हम जानते हैं कि जंग बहुत ही खतरनाक है, और ना तो इंसान बचता है, ना कोई जैव जीव बचता है, ना फसलें बचती हैं, ना पानी का कोई हल निकलता है, ना कोई और चीजें को होता है। और जम्मू कश्मीर 47 से लेकर जब जंग में घुसा था तो उस वक्त भी कत्लेआम हुआ था, लाखों आदमी मारे गए थे, कत्ल हुए थे, और करोड़ों आदमी जो हैं वो इधर से उधर होकर बॉर्डर का आर पार हो गए थे। और हमारी स्टेट 2 हिस्सों में उस वक्त बट गई थी, और उसका नाम पड़ गया था सीज फायर लाइन, जंगबंदी लाइन। वो आज भी है। और थोड़े ही अरसा के बाद फिर हमें 62 देखना पड़ा, 1962, तो वो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही लद्दाख का चाइना के अंडर चला गया। और उस वक्त भी हमने खून खराबा, जो भी कमजोरी है, जो भी हमारी हालत होनी थी हुई। उसके बाद थोड़े ही सालों बाद 65 आ गया, तो 65 में फिर जंग हुई, तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा फिर चला गया पीओके के साथ
कुछ इलाके, और हमारे रिफ्यूजी या माइग्रेंट और बढ़ गए। 71 में भी यही हुआ। 71 में बेशक कि हिंदुस्तान ने एक लड़ाई के जरिए बांग्लादेश क्रिएट कर लिया और एक नया देश बनवा दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर की पीओके के बीच में जो लाइन थी, जंगबंदी लाइन, वो और आगे आ गई इस तरफ, और हमारा इलाका शंख जोड़ियों का वो चला गया और माइग्रेंट हमारी तरफ आ गए। इसलिए जंग तो हमें देख रहे हैं कि हमारी हालत बुरी रही है, और हर वक्त हमारा, चाहे वो हेल्थ का पैमाना रहा हो, चाहे पानी का रहा हो, रोटी का रहा हो, वो इससे हमेशा अफेक्ट हुआ है। और 90 से तो लगातार एफसफा लगा हुआ है, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पूरी रियासत में लगा हुआ है, और आधी से ज्यादा जो मिलिट्री है या छोटी फोर्सेस है, दूसरी उसकी लाइट फोर्सेस, वो जम्मू कश्मीर में लगातार बैठी हुई है, और रोज तलाशी होना, रोज चेकिंग होना, रोज पूछताछ होना, ये एक हमारी एक आदत बन चुकी है अब। लेकिन जो ये हुआ अब हमारा पहलगाम वाला, ये हम समझते हैं कि एक सरकार की तरफ से चूक हुई है बहुत ज्यादा। अब अखबारों में भी आ रहा है और बातों में भी आ रहा है कि इनको पता चल गया था कि अटैक होने वाला है, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से ये हमारा कत्लेआम हुआ। 26 आदमी का, और बाकी आदमी जो अब पकड़े गए हैं किसी ना किसी तरीके से, अब पकड़ दकड़ भी शुरू हुई है, पूछताछ भी शुरू हुई है। अब जी जो सर। जो तरीके इन्होंने अपनाने हैं, बुलडोजर भी चल रहा है कि किसी के रिश्तेदार का मकान है, किसी कोई भाई दूसरी तरफ रह रहा है, और सबसे बड़ी बात और आ गई कि हमारा जम्मू कश्मीर के रिश्तेदारी हैं, भाई बहन, भाई भतीजे, दादा दोदी परली तरफ है, कुछ इधर है, और इनके रिश्ते लगातार 47 से लेकर ये शादी ब्याह करते रहे हैं और होते रहे हैं, कभी वीजा पर होते रहे, कभी किसी तरीके से। अब उन सबको, बहुत से लोगों को अब इलीगल डिक्लेयर किया गया है, तो बच्चे जहां रह गए हैं, माएँ उधर चली गई हैं, जहां माएँ इधर रह गई हैं और बाप उधर चले गए हैं। ये एक बड़ी त्रासदी हम फेस कर रहे हैं, और ये सब कुछ है ये जंग का है। और हम जंग का, मैं तो ये समझता हूँ कि जब 47 में हम आजाद हुए, जब हम अंग्रेजों से, ब्रिटिश इंडिया से हमारा अब इंडिया और पाकिस्तान बना, तो उस वक्त वर्ल्ड, जी सेकंड वर्ल्ड वार से गुजर रही थी और एटम बम देख चुकी थी। उस वक्त थोड़ी सी देशों के अंदर एक यूएनओ बनी, और यूएनओ के तहत थोड़ी सी इंटरडिपेंडेंस बढ़ी कि चलो भाई, एक दूसरे को दूध भी दो, दवाइयां भी दो, रोटी कपड़ा भी दो, ह्यूमन राइट्स भी बनाओ, ह्यूमन राइट्स वॉच भी बनाओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एक वर्ल्ड जो थी वो नॉन अलाइंड बन गई, और एक वर्ल्ड जो थी दो हिस्सों में बढ़ गई, सुपर पावर्स में। और जी हम नॉन अलाइंड में रहे, नेहरू साहब की लीडरशिप में और इंदिरा गांधी की तरफ से। और उसके बाद आज की वर्ल्ड जो है, ये कारपोरेट के हाथ आ गई है, और इसका एक ही मकसद है, कंकर द वर्ल्ड। मैन कैन कंकर, मैन इज द मास्टर ऑफ नेचर, मैन कैन कंकर ईच एंड एवरीथिंग। और इसने नेचर को भी तबाह कर दिया है और पूरी दुनिया को भी तबाह करना चाह रहा है, और मकसद सिर्फ एक है, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, जी प्रॉफिट को प्रॉफिट्स में बदलना इसकी एक नीयत है। उसके लिए ना इंसान दिखाई दे रहा है, और ना ही आज दुनिया के दूसरे मुल्क एज ए इंसान दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप तो कहता है जो मर्जी है, मैं तो अपना रहूंगा, मैं यूएनओ से हर जगह विदड्रा करता हूं, और कोई जरूरत नहीं है, हमें अपने पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाकर हम ग्रीनलैंड में चले जाएंगे, चाहे कहीं बर्फानी इलाके में बैठा लेंगे अपने अमीर लोगों को, थोड़े से लोग चाहिए। इलोन मस्क तो कहता थोड़ी सी दुनिया चाहिए, हम बचा लेंगे जितनी चाहिए। इस वक्त ना तो लोगों के अंदर हमदर्दी रही है, ना अटैचमेंट है, ना जी इंटरडिपेंडेंस सर। है, ना कोएग्जिस्टेंस है, ना ही डाइवर्सिटी में टॉलरेंस है। ये सब चीजें अब हमारी थ्योरी बन गई है, सारी किताबों की थ्योरी, जैसे लिखा जाता है कि जी नेचर सर। इज द प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिटी इन यूनिटी, इंटरडिपेंडेंस थ्रू म्यूचुअल यूनिटी, म्यूचुअल स्ट्रगल। ये सब चीजें अब लिखने में रह गई हैं। बर्ताव में जो हो गया कि मैं जीतू जाऊं। 1-2 साल से जी लगातार सर। रूस और यूक्रेन लड़ रहा है, कोई परवाह नहीं है। फिलिस्तीन और इजराइल की कोई परवाह नहीं है। और जी ये भी सर। अब हमें पता नहीं चलता कि ये जम्मू कश्मीर में जो ये एक्ट हुआ, जो हमारे लोग इन्होंने अंदर किए हुए हैं, या हमारे लोगों ने, बच्चों ने अपना स्वभाव बदल लिया, वो इंडिया को आपने देखा कि जो अब एक्शन हुआ 22 तारीख, उसके बाद जनता ने आवाज दी, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान सबसे पहले है इंसान, जी हम सर। कश्मीरी हिंदुस्तानी हैं, हम आपके हैं।
और लोगों ने अपना स्वभाव, बिहेवियर, दृष्टिकोण सब कुछ बदलकर इंडियन और इंसान बनने की आवाज दी है। लेकिन ये कहाँ से आए, जी सर। कैसे आए? टर्की से लेकर पूरी जो बाहर लीडरशिप बन रही है मिलिटेंसी की, कहाँ से आए? कोई किसी से मिलते नहीं है, किसी से जुड़ते नहीं है, रोटी नहीं खाते, जी पता नहीं खजूरिया क्या जी। करते हैं और किस तरीके से लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला कि ये कहाँ रहते हैं, कौन है, कैसे हैं और किस तरीके के हैं। उन्होंने एक्शन कर दिया, इनको पता था कि एक्शन होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर का ये रैली इन्होंने कैंसिल कर दी, लेकिन जनता की हिफाजत नहीं की, और अगर की तो सिर्फ जी थोड़ी सर। श्रीनगर शहर की, और श्रीनगर शहर में इन्होंने तो थोड़ी तहकीकात रखी लेकिन बाहर की नहीं रखी। और आज ये होने लगा है कि अब जंग से डराने लगे हैं। जंग तो हमने देखी है कितनी बुरी हालत होती है, लेकिन जंग जो है जी खजूरिया जी। किसी मसले का हल नहीं है। गन कैन जी नेवर कंट्रोल द ब्रेन्स, नेवर चेंज द आइडियाज, आइडियाज कैन चेंज द माउथ ऑफ गन्स। अगर बंदूक की नली को बदलना है तो विचारों से बदलो, बातों से बदलो, डायलॉग से बदलो, संवाद से बदलो। अगर मसले हल संवाद से हो जाते हैं तो क्यों ना हम संवाद शुरू करें। आज जरूरत हमारी तो यह है कि वी अपोज वार, हम जंग का विरोध करते हैं, हर सूरत जंग का विरोध करते हैं, और वी वांट डायलॉग बिटवीन ऑल टू रिजॉल्व ऑल आउटस्टैंडिंग सोशल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स विद इन नेशंस और इंटरनेशंस। इसलिए ये आज जरूरत है जी कि दुनिया में एक नया फलसफा आए, जो फलसफा इंटरडिपेंडेंस का हो, कोएग्जिस्टेंस का हो, टॉलरेंस का हो। और जितने भी मसले हैं वो डिस्प्यूट जितने भी हैं नेशनों के बीच के हैं या नेशनों के दरमियान में है, इनको बातचीत से हल किया जाए। तमाम आर्म्स इंडस्ट्री बंद की जाए, पिटो पावरें जैसी ताकतें खत्म की जाएं, और एक अच्छी वर्ल्ड बनाने का रास्ता निकाला जाए, तो ये दुनिया बच सकती है। वरना जंग कोई मसले का हल नहीं, जंग तो मसला खुद है, और ये खुद मसला बनकर जी हमारे खजूरिया पास जी। आएगी और डरा है। धन्यवाद, शुक्रिया। जी खजूरिया जी, जंग किसी मसले का हल नहीं है। हम चलते सिवाय जो सरकार साहब के पास, मतलब सरकार जी जैसा है कि जंग केवल दो देश नहीं लड़ते हैं, आसपास की आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है, और हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जितने भी नेबर कंट्री हैं, कहीं से किसी के मन में हमारे प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो लंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे चीन हो, चाहे अफगानिस्तान हो, और पाकिस्तान से तो आपने उसका साफ कायदे बना रखा है। पाकिस्तान का मतलब भारत के अंदर ही आप एक जो युद्ध की स्थिति आप पैदा करना चाहते हैं। और जो फिलहाल नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो हमारा देश, हमारा भारत का चैंपियन हुआ करता था, और उससे एक बड़ी ताकत थी। बीच में जो ब्रिक्स आया था, ब्रिक्स भी बढ़ रहा था, ये था कि ये भी एक ब्रिक्स ऑर्डर बनाएगा। लेकिन ब्रिक्स को लेकर के आपके प्रधानमंत्री को जिस तरीके से ट्रंप ने जलील किया, और आज की तारीख में सब कुछ मामला ध्वस्त हो गया है। ऐसी हालत में यह जो जंग 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 की बात की जा रही है, खास करके गोदी मीडिया कर रही है, और हमारा देश भी इस पर कहीं से गंभीर चिंतन दिखाई नहीं पड़ता है। फौज को हमने फ्री हैंड दे दिया है। अरे लड़ाई फौज नहीं लड़ती है, लड़ाई देश लड़ता है, पॉलिटिकल लीडर लड़ते हैं, पॉलिटिकल विल लड़ता है। ऐसी हालत में आप इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? विश्व का ये इसके विकल्प के बारे में आपके आपके अपने विचार, युद्ध का विकल्प क्या है? देखिए, सबसे पहले जो है पार्लियामेंट का एक सेशन होना चाहिए जिस पे ये सारी चीजों पर बातचीत होनी चाहिए, बहस नहीं। और बहस और बातचीत जो भी आप कही है पार्लियामेंट में, उसमें ये जायजा लिया जाना चाहिए कि हमारे रिश्ते ऑस्ट्रेलिया से क्यों खटास में आ गए, किसकी वजह से आए हैं। हमारे रिश्ते केनिया, जिनसे हमारे कोई ज्यादा ताल्लुकात उस तरह का नहीं है, केनिया ने हमको क्यों थता बताया। मालदीव हमको आकर मुक्का मार के क्यों चला जाता है। श्रीलंका से हमारे रिश्ते क्यों बिगड़े, किसने बिगाड़ा, किसके लिए बिगड़ा। मणिपुर में जो घटनाएं घटी, उसके लिए फायदा किसको हो रहा था। और बांग्लादेश से हमारे जो
रिलेशंस बिगड़े, उसमें भी वही एक आदमी है जिसकी वजह से बांग्लादेश से भी हमारे रिश्ते बिगड़े। और आज जो फेलियर हम कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है पहलगांव में, उससे पहले हमारा इंटेलिजेंस फेलियर RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के 24,000 रिक्रूट्स, एम्प्लॉय, जो भी आप कह लीजिए, बांग्लादेश में रहते हुए हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। हमें पता नहीं चला कि वहां कू होने वाला है, जबकि मुझे दूर यहां बैठे मैं हर दिन देख रहा था उसके 6 महीने पहले से वहां हालात बिगड़ रहे थे। इंटेलिजेंस फेलियर ग्राउंड पे ही नहीं होता है, माइंड से भी होता है। जब आप सोचते नहीं है तो इंटेलिजेंस फेलियर होना वाजिब है। तो हुआ आतंकी हमला, जैसा भी था हुआ। कौन जिम्मेवार है अभी तक पता नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया है। पाकिस्तान कुछ और कह रहा